ओके श्रेया, आज एओडी स्टार्ट करना है। डिफरेंशिएशन हो गया कंप्लीट? ओके, टेक्स्ट बुक से करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज पहले, उसके बाद अलग से सेंगेज और जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो लें। ठीक है, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस यहीं से करना बेटर है, क्योंकि अभी देखो 11th में हमने ये सब नहीं किया था, क्योंकि 11th में जरूरत नहीं थी, लेकिन 12th में आपको बोर्ड में भी आएगा, तो एटलीस्ट एक बार तो ये होना ही चाहिए। और यहाँ पे हम करेंगे तो अगर 5 एक्सरसाइज है तो 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, या 4 दिन में भी कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, इस चैप्टर में क्या क्या सीखेंगे बोर्ड के लिए, मतलब वो जे के लिए भी रहेगा लेकिन बोर्ड के लिए भी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टू टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल का अगर हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देख, वो हमें इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा। अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन यानी कि जैसे 4 स्क्वायर 16 होता है, लेकिन 4.001 होल स्क्वायर कितना होगा, तो ये हमें मल्टीप्लाई किए बिना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से हम पता लगेंगे कि 16 पॉइंट समथिंग कितना होगा, 16 पॉइंट समथिंग तो समथिंग कितना। अगर यहाँ पे स्क्वायर की जगह पावर 4 होगा तो भी हम पता कर सकते हैं, या फिर हमें पता 100 का रूट 10 होता है, तो 99.001 इसका क्या होगा, वो हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से पता कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, फिर आएगा रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ये दो थ्योरम है जो जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, सीटी के लिए भी और बोर्ड के लिए भी। मैक्सिमा एंड मिनिमा, यस, मैक्सिमा मिनिमा, डेरिवेटिव एट रेट मेजर। अच्छा, इसके बाद ये सीखने वाले हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल के बाद डेरिवेटिव एज रेट मेजर। मतलब क्या है इसका, कि अगर कोई स्फीयर में रेडियस किसी फिक्स रेट से इंक्रीज हो रही है, तो इसका सरफेस एरिया फिक्स रेट से इंक्रीज नहीं होगा, बिकॉज सरफेस एरिया और रेडियस में लीनियर रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। ये होता 4 पाई r² सरफेस एरिया, और रेडियस r में है, तो अगर r फिक्स रेट से इंक्रीज हो रहा है तो ये फिक्स रेट से इंक्रीज नहीं हो सकता, और इसका वॉल्यूम भी फिक्स रेट से इंक्रीज नहीं होता, 4.3 पाई r³ ऐसा रहेगा। तो अगर r मतलब रेडियस फिक्स रेट से इंक्रीज हो रही है किसी स्फीयर की, तो उसका सरफेस एरिया किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे, किसी पर्टिकुलर r की वैल्यू पे किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम किसी पर्टिकुलर रेडियस पे किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, ये होता है रेट मेजर, जो कि हम ये फर्स्ट चैप्टर में ही सीखने वाले हैं। और सिर्फ स्पीयर का नहीं, डे टू डे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है ना, उस बारे में भी ये आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप बहुत ही डेप्थ में एनालिसिस करो तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, रोल्स एंड लैग्रेंज थ्योरम के बाद इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, और उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम आएगा। तो ये एक और ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, मतलब सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, जब भी हमने जब हम अभी तक जो भी चैप्टर किए थे उसमें बीच में कहीं पे भी ऐसा आया ना, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जहाँ पे मैंने बोला हो कि ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट है, तो वो ये दो टॉपिक से था। मतलब कितनी बार ऐसे क्वेश्चन आए जब मैं ये बोल रहा था कि ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट है, एओडी का पार्ट है, ये दो टॉपिक से सारे के सारे वो कॉन्सेप्ट, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट के ये दो टॉपिक अच्छे से सीखेंगे। अगर ये हम सीख गए ना तो हम किसी भी कर्व को ड्रॉ करना भी सीख जाएंगे। ठीक है, बोर्ड में इतना नहीं है, इस बुक में वो सब इतना डिटेल में नहीं, अलग से सीखेंगे उनको। स्टार्टिंग में ये जो है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टू टेंजेंट एंड नॉर्मल, और दूसरा डेरिवेटिव एट ए रेट मेजर, ये थोड़ा सा स्टार्टिंग का इधर बुक से कर, मतलब बुक का जो करेंगे वो सफिशिएंट नहीं है, लेकिन ठीक है स्टार्ट यहाँ से कर सकते हैं, तो बोर्ड के लिए भी हो जाएगा और थोड़ा सा बेसिक भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा पहले तो ये समझते हैं ना कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ये जो टेंजेंट एंड नॉर्मल की बात हो रही है, ये एक्चुअल में है क्या, वैसे डिफरेंशिएबिलिटी में हमने देखा है इस बारे में, लेकिन वापस से एक बार यहाँ पे डिस्कस करते हैं। श्रेय तुम बता सकते हो, जब हम डी वाई बाई डी एक्स की बात करते हैं, डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, तो मतलब क्या है इसका? स्लोप एट अ पॉइंट, स्लोप किसका? टेंजेंट का। ओके, किसने बताया?
मैंने बताया क्या? क्या सर ऐसा डिस्कस किया क्या हमने? ऐसे ऐसे पूछ रहा हूँ, मतलब कि हमने किया क्या ऐसा? हाँ सर, आपने बताया ये। ओके, बता दिया क्या? ठीक है, फिर वापस से कर लेते हैं एक बार। सर अगर इस तरह की कोई एक लाइन है, कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह की एक लाइन है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इधर भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इस तरह की लाइन है जो दो पॉइंट से पास हो रही है, x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है, तो 11th में स्ट्रेट लाइन चैप्टर में हमने ये सीखा है और डेराइव भी किया है। ओके अधिराज, चलेगा। हमने 11th में स्ट्रेट लाइन चैप्टर में ये इसका इक्वेशन फाइंड करना सीखा था, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। इसका स्लोप भी देखा था, मतलब डेराइव भी किया था कि स्लोप जो आने वाला है वो कैसे आया था। जैसे अगर आप बोलोगे तो स्लोप क्या है, ये है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, क्योंकि हमने इंक्लाइनेशन को टेन थीटा से डिफाइन किया था। और जब इंक्लाइनेशन टेन थीटा है, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजरमेंट ऑफ एंगल अगर थीटा है, तो टेन थीटा यहाँ से ये बनता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, बिकॉज ये y1 है, ये y2 है, तो ये जो डिफरेंस है वो ये वाला डिफरेंस y2 माइनस वाई वन, ये x2 माइनस x1, अपोजिट अपॉन बेस के हिसाब से ये स्लोप y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 आएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी तो लिखते हैं ना, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का मतलब यही है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, लेकिन ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स हम तब लिखते हैं जब ये दोनों पॉइंट बहुत दूर दूर है, उस केस में ये स्लोप होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लाइन लाइन का स्लोप नहीं ढूंढ रहे, हाँ लाइन का स्लोप, लेकिन वो लाइन एक कर्व को टच करके निकल रही है। मतलब सपोज ये एक ऐसा कर्व है, और यहाँ पे ये एक ऐसी लाइन है जो इस कर्व को टच करके निकल रही है। एक काम करते हैं, एक और लाइन बना देता हूँ मैं यहाँ, एक और लाइन बनाता हूँ, फिर इसको समझ। मान लेते हैं ये पॉइंट है x1 y1, ये x2 y2। अगर इस लाइन का स्लोप मुझे फाइंड करना होगा m, तो वो क्या होगा, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, आप किसी को भी फाइनल ले सकते हो, किसी को भी इनिशियल ले सकते हो, स्लोप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लेते हैं ये a पॉइंट है। ओके, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं यहाँ। अरे यार, गया पूरा। कैसे वापस करना पड़ेगा? ऐसा बनाया। ओके, यहाँ का तो हमने समझ लिया था पहले, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, मान लेते हैं ये दो पॉइंट है x1 y1, और इधर है x2 y2। इन दोनों पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है उसका स्लोप यानी कि m, वो होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ओके, y2 माइनस वाई वन अपॉन
x2 माइनस x1, यानी कि m इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। आई थिंक फिजिक्स में सिर्फ आप यही यूज करते हो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 नहीं लिखते, ठीक है। लेकिन हमने पहले इसके बारे में बात नहीं की, क्योंकि अभी इसको यहाँ पे dy बाई dx से रिलेट करेंगे, ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स विद द dy बाई dx है। ये मान लेते ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये पॉइंट है x1 y1, या फिर इसको सिंपली मैं एक्स वाई ही ले लेता हूँ, तो ठीक है, एक बार x1 y1 लेते हैं ताकि रिलेट करना इजी रहेगा। और ये x2 y2, अगर इस ए बी लाइन का स्लोप फाइंड करें, क्या आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ठीक है। अगर ये बी पॉइंट मैं थोड़ा सा करीब लेगा, तो मतलब बी पॉइंट अगर यहाँ पे रखा इस जगह पे, तो लाइन कुछ इस तरह की बनेगी, ए और इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा तो ए एंड इस पॉइंट से पास होने वाली कुछ इस तरह की लाइन बनेगी, फिर यहाँ पे आएगा तो कुछ इस तरह की लाइन बनेगी, यहाँ पे इस तरह की, यहाँ पे इस तरह की। तो ये पॉइंट जो बी पॉइंट है ना, इतना करीब आ गया, इतना करीब, ए के बिल्कुल जस्ट करीब आ गया, लेकिन अभी भी दो पॉइंट है ना, दो पॉइंट है। बट अगर हम ऐसा बोले ना, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, मतलब बहुत छोटे पॉइंट के लिए एक काम करते हैं, यहां से मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ x1, या सिंपली x कुछ भी हो सकता है, ओके। और इसके जस्ट पास में दूसरा पॉइंट है x प्लस एच, तो x पे फंक्शन की वैल्यू, ये fx का कर्व है, x पे फंक्शन की वैल्यू fx है, और इसके जस्ट बाजू में जो वैल्यू है वो f ऑफ x प्लस एच है, मतलब x पे फंक्शन की वैल्यू है f ऑफ x। और ये जो दूसरा पॉइंट है ना, ऐसे बना नहीं रहा हूँ, पूरा डायग्राम खराब हो जाएगा, ये यहाँ पे x प्लस एच है, उस पे जो फंक्शन की वैल्यू है ना वो f ऑफ x प्लस एच, ओके। ये होगा f ऑफ x प्लस एच, क्योंकि जो पॉइंट मिला ना वो क्या मिला, x पे फंक्शन की वैल्यू fx, और फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में y बोल सकते हैं, यानी कि एक पॉइंट मिला है x fx, और दूसरा पॉइंट मिला है x प्लस एच f ऑफ x प्लस एच, ओके, ये दूसरा पॉइंट। तो f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन x प्लस एच माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह का बना, जो कि हम पहले डिफरेंशिएशन में मैंने बताया था, ये f डैश x होता है, ओके। f डैश x मतलब स्लोप ऑफ, लेकिन कैसे, क्योंकि जैसे ये बी पॉइंट है ना, यहाँ पे ए के करीब आ गया, बहुत करीब आ गया, जस्ट करीब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इतना करीब है कि हम एक ही पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन करीब इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि एक यूनिक लाइन तभी बन सकती है जब वो दो पॉइंट से पास होने वाली है, तब हमें जब दो पॉइंट गिवन होते हैं तभी उससे यूनिक लाइन मिलती है, इसलिए ये बोला। लेकिन ये इतना करीबी एज को ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो बोल सकते हैं, ओके। यानी कि जब बी ए के बहुत ज्यादा पास में होगा तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 में ना बहुत ही माइनर डिफरेंस होगा, y में भी x में भी, बिकॉज ये x2 y2 जो पॉइंट है वो बिल्कुल x1 y1 के पास में आ गया, तो आप सोचो ना y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, कितना कम डिफरेंस है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। तो जब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स कब यूज करते हैं, जब इनमें कंपेरेटिवली डिफरेंस ज्यादा होता है, डिफरेंस ज्यादा मतलब कि ये पॉइंट दूर दूर होते हैं, लेकिन जब चाहे कैसा भी करो, अगर x2 y2 x1 y1 के बिल्कुल पास में आ गया तो डेल्टा वाई ऑलमोस्ट जीरो के करीब, जीरो मतलब कि जीरो नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो वेरिएबल है, ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत ही रैपिड चेंज हो रहा है या माइनर चेंज हो रहा है, ओके, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंजेस यहाँ पे, इसको डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को हम डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, यानी कि ये जिस स्लोप की बात कर रहा हूँ ना मैं, ये m क्या है, ये वाला m इस लाइन का स्लोप है, राइट ना। अब ये जब x2 y2 x1 y1 के पास में आ गया तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स बन गया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बन गया, लेकिन है तो स्लोप ही। अब ये एक लाइन है, सिंपल लाइन है, मतलब स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये टेंजेंट है, और टेंजेंट कब बने, जब x2 y2 xy x1 y1 के पास में आया, और जब x2 y2 x1 y1 के पास में आया तब हम स्लोप को dy अपॉन dx लिखते हैं, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x नहीं लिखते, यानी कि जब भी टेंजेंट की बात होगी तो टेंजेंट का स्लोप dy ओवर dx, मतलब जो डिफरेंशिएशन में हम जब भी dy ओवर dx करते थे, सपोज y इक्वल टू आपको इस तरह से गिवन है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो ये एक कर्व है, इसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब हालांकि dy बाई डी एक्स इसमें 2x प्लस 2 आएगा, यानी कि वो x पे डिपेंड करेगा, तो अपने को x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट करनी होती है कि आपको किस x की वैल्यू के लिए टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है,
ठीक है, अगर dy बाई डी एक्स सपोज ऐसा आ रहा है, dy बाई डी एक्स सिंपली 2 आ रहा है, इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट वहां पे 2 है। जब भी डिफरेंशिएशन करते थे उसका मतलब होता था स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ओके श्रेया, कुछ डाउट तो नहीं ना है इसमें? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। हाँ सर। ओके, अच्छा अभी देखो क्वेश्चन कैसे आता है। जो अभी अपना फर्स्ट चैप्टर जो आज क्वेश्चंस करने वाले उसमें कैसे रहेगा कि आपको इस तरह का कर्व गिवन है, मतलब इक्वेशन गिवन है, कर्व मतलब फंक्शन गिवन है, नॉट इक्वेशन। और इसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन के जो फंक्शन के ऊपर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लेते वो x1 y1 है, उस पे टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। सपोज ये एफ एक्स है, ठीक है, या y इक्वल टू समथिंग फॉर्म है, या एफ एक्स इक्वल टू समथिंग, फर्क नहीं पड़ेगा, वो समझेगा आपको। इसके किसी इस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना या टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना रहेगा। दो टाइप के इक्वेशन बनते हैं। ओके, तो पॉइंट तो गिवन है कि ये टेंजेंट किस पॉइंट से पास हो रही है। अच्छा, पॉइंट स्लोप फॉर्म एक बार लिख देते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे ये पॉइंट है x1 y1 और इसका स्लोप m है। तो जो इसका इक्वेशन होगा वो है y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस। तो पॉइंट तो है अपने पास x1 y1, इस टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या चाहिए रहेगा, स्लोप। और स्लोप हमने देखा था क्योंकि ये टेंजेंट है इसलिए स्लोप इसका होगा dy बाई डी एक्स, यानी कि हमें एफ एक्स गिवन है, यानी कि y गिवन है, वहां से डिफरेंशिएशन करके m का वैल्यू फाइंड करना। लेकिन अगर dy बाई डी एक्स एक्स के फॉर्म में आता है, जो कि मैक्सिमम केस में ऐसा ही आएगा, dy बाई डी एक्स एक्स के फॉर्म में आएगा, तो ये x1 वैल्यू हमें पुट करना है उसमें कि भाई इस पर्टिकुलर x की वैल्यू के लिए मुझे टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है। श्रेय ये समझाना लास्ट का पॉइंट। हाँ सर। ओके, so equation in general, equation of tangent, इसमें पुट करना y माइनस वाई वन इक्वल टू एम, एम की जगह आएगा dy बाई डी एक्स और x माइनस एक्स वन, सिंपल। y माइनस वाई वन इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1, ध्यान x माइनस एक्स वन, क्योंकि अगर dy बाई डी एक्स एक्स एंड y दोनों के फॉर्म में है तो x y दोनों की वैल्यू पुट करो, अगर सिंपली x के फॉर्म में है तो x1 की वैल्यू पुट करो। ओके सार्थक, ये समझाना बराबर। हाँ सर। ओके, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, एक दूसरा इसमें ये भी बनता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है ना, जहां पे हमने टेंजेंट बनाया, टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी और जो x1 y1 से पास होगी वो होता है नॉर्मल। ठीक है, ध्यान रखना ये नॉर्मल x1 y1 से पास हो रहा है, अदरवाइज तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन बनेगी। इस लाइन जो टेंजेंट है इसके परपेंडिकुलर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन बनेगी, लेकिन हमें वो लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो खुद x1 y1 से पास हो रही है, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से, जहाँ पे कर्व और टेंजेंट कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, उसी पॉइंट से पास होना चाहिए ये, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अच्छा, अगर परपेंडिकुलर है, टेंजेंट का स्लोप m है, तो इसका स्लोप माइनस वन अपॉन m होगा। क्या सही है, सही ना? हाँ सर। ओके, तो क्या करेंगे, अच्छा पॉइंट तो वही है x1 y1, मतलब x1 y1 की जगह तो x1 y1 आएगा, बस स्लोप चेंज हुआ है और कुछ भी नहीं। y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस वन अपॉन dy बाई डी एक्स, स्लोप क्योंकि m व्हाट इज m, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy बाई डी एक्स, तो m की जगह dy बाई डी एक्स, लेकिन ये dy बाई डी एक्स x1 y1 है, ठीक है, x माइनस x1 याद रखना। ठीक है श्रेया, कोई डाउट क्या? नो सर। ओके, ये दो इंपॉर्टेंट है फर्स्ट एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के पार्ट के लिए, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज में भी दो टाइप के क्वेश्चंस होंगे। हम्म, उसमें से एक तो रेट मेजर करेगा और दूसरा ये टेंजेंट नॉर्मल का, तो ये इतना सा लिख के रख सकते हो, ये दो पॉइंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, इरेज कर रहा हूँ। सर फिर से दिखाएं।
अरे यार अभी फिर से नहीं हो पाएगा ये अंडो होता ही नहीं, कीबोर्ड नहीं काम कर रहा ठीक है सर, मैं यूट्यूब से लिखता हूँ। ठीक है वापस लिख देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। आज करवाता हूँ, ये ठीक करवाता हूँ, टाइम नहीं मिल रहा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, वो ऐसा कर्व भी बनाना है ऊपर इस तरह का। ये टेंजेंट है। अरे ऐसी टेंजेंट नहीं होती। इधर ये x1 y1 और यहाँ पे ये इस तरह का नॉर्मल है जो x1 y1 से ही पास हो रहा है, और इसका स्लोप dy बाई डी एक्स, इसका स्लोप होगा -1/m। ये अपना fx है जो कभी कभी y इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में होगा, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा y माइनस y1 इक्वल टू m। m की जगह लिखना है dy बाई डी एक्स। किस पॉइंट पे आप टेंजेंट फाइंड कर रहे हो वो पॉइंट भी कभी कभी पुट करने की जरूरत पड़ेगी, x माइनस x1। कभी कभी ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि dy बाई डी एक्स अगर x के फॉर्म में आता है तो पुट करना पड़ेगा, अगर dy बाई डी एक्स कुछ कांस्टेंट आ गया जरूरत नहीं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट x1 y1 इंटू x माइनस x1। और साथ में चाहो तो ये भी लिख सकते हो पॉइंट स्लोप फॉर्म। x1 y1 x2 y2 और लाइन का स्लोप m। तो लाइन का जो इक्वेशन होगा वो ऐसा होगा y माइनस y1 इक्वल टू m। ओके मोहम्मद, लिया स्क्रीनशॉट। हाँ सर। ओके, इधर आ गए। ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, अब तक हो जानी चाहिए तो। फर्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई रेज टू एक्स प्लस 2। किस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड करना वो भी गिवन है। ये एक इस तरह का कर्व है, किसी भी तरह का कर्व हो सकता है। अच्छा, डायग्राम बनाने की अगर जरूरत पड़ रही है तो बताना मुझे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। ये क्वेश्चन करते हैं इसके साथ, मान लेते हैं कि इस तरह का कर्व है और यहाँ पे ये टेंजेंट है, मान लेना टेंजेंट है, और ये नॉर्मल है। ओके, ये पॉइंट है 0.4। इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना। ये टेंजेंट है, दिस इज नॉर्मल। ओके, सिर्फ एक ही पॉइंट है इसमें, मतलब ज्यादा कुछ डिस्कस करने लायक ही नहीं। पॉइंट पॉइंट हमें गिवन है
कि किस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है, 0,4 पे। अगर हम 11 के जो हमने 11th स्ट्रेट लाइन में सीखा पॉइंट स्लोप फॉर्म से कि लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। पॉइंट तो गिवन इक्वेशन, स्लोप कैसे मिलेगा, क्योंकि ये टेंजेंट है इसलिए स्लोप मिलेगा dy बाई dx से। y गिवन अपने को x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई रेज टू एक्स प्लस 2, तो dy बाई dx इक्वल टू कितना 2x प्लस 2 इंटू ई रेज टू एक्स, 2 का डिफरेंशियल हो गया 0। लेकिन ये dy बाई dx इन जनरल आया, मतलब आप किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट फाइंड करना चाहोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना चाहोगे तो इससे मिल सकता है। लेकिन आप एग्जैक्ट किस पॉइंट पे हम देख रहे हैं, x इक्वल टू 0 पे। सो dy बाई dx एट x इक्वल टू 0 कितना आएगा, x की जगह इधर 0 पुट किया, इधर 0 पुट किया, तो ये मुझे लग रहा है 2 आएगा, आपको भी लग रहा होगा। यस, स्लोप मिला है टेंजेंट का 2। ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट at 0,4 is equal to 2, and slope of normal minus 1/2। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 2 पॉइंट फॉर्म से y माइनस y1 बोले तो ये x1 y1 है, y1 यानी कि 4 इक्वल टू dy बाई dx x माइनस x1 यानी कि x माइनस 0। आप चाहो तो इधर ऊपर लिख सकते हो ना एक बार, y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx इंटू x माइनस x1। स्टार्टिंग में ऐसे लिख के बाद में सॉल्व करना। y माइनस 4 इक्वल टू 2x यानी कि 2x माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0, ऐसा है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy बाई dx विच इज माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 0। 2 लेफ्ट हैंड साइड में आया तो 2y माइनस 8 इक्वल टू माइनस x यानी कि x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। ओके श्रेया, कोई डाउट है क्या इसमें? नो सर। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन में ऐसा कुछ लग रहा है आपको जो मुझे करना चाहिए? क्या श्रेया, कौन सा करूं? शर्त की श्रेया, 1 2 3 2 3 4 में से कोई क्वेश्चन जो आपको लगता है मुझे करना चाहिए? सर फोर्थ करो। ओके, 2 इंटू एक्स वाई प्लस 5 साइन वाई इक्वल टू 2 पाई एट 1 कॉमा पाई बाई 2। ओके, 1 कॉमा पाई बाई 2 पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना। यार इक्वेशन फाइंड करना है कि स्लोप फाइंड करना है? क्वेश्चन क्या था? ठीक है, हम इक्वेशन फाइंड करें, अगर स्लोप भी पूछा रहेगा ना तो भी हम इक्वेशन ही फाइंड करें। ओके, ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, 2 पाई अगर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो इसको f कंसीडर कर सकते हैं, मतलब dy बाई dx कैसे फाइंड करेंगे? वैसे डायरेक्टली भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करो, फिर x की जगह 1 पुट करो और ये y की जगह पाई बाई 2 पुट करो, उससे भी हो जाएगा। और सर वो फिर से बताए ना, क्या? सर वो फिर से बताए ना, कौन सा? यही वाला अभी जो बताए वो सुनाई नहीं दिया। पैरामीट्रिक फॉर्म वाला? हाँ अमोद, पैरामीट्रिक फॉर्म का क्या नाम है? मुझे लग रहा है तुमने लेक्चर्स देखे नहीं, सारे वीडियो देखे क्या मेरे वो डिफरेंशिएशन के? हाँ सर। जब पैरामीट्रिक का हमने डिस्कस किया था कि पैरामीट्रिक का क्या रहता है, 2 पाई लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ भी है ना वो f है, तो dy बाई dx होता माइनस डेल f अपॉन डेल x अपॉन डेल f अपॉन डेल y, ये होता है dy बाई dx। मतलब f को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है कंसीडरिंग y एज कांस्टेंट।
y को कांस्टेंट कंसीडर करते हुए x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है x को कांस्टेंट कंसीडर करना। तो माइनस न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, y को कांस्टेंट कंसीडर करना, तो ये होगा 2x, इधर y को कांस्टेंट कंसीडर किया 0, 2 पाई 0, डिनोमिनेटर में y के रिस्पेक्ट में करना x को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, इधर y आएगा 2y, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, x तो चला जाएगा, y को कांस्टेंट कंसीडर किया इसलिए y एज इट इज। अमोद समझा ना तुझे ये? हाँ सर। कुछ याद आया? सर हाँ याद है, वो आवाज कट गया था इसलिए पूछा। अच्छा अच्छा ओके। y के रेस्पेक्ट में करना है x को कांस्टेंट कंसीडर करते हुए, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा प्लस पाई साइन y, साइन का हो जाएगा cos y। ओके, तो अब dy बाई डी एक्स 1 पाई बाई 2 पे फाइंड करना। ओके, सो माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 अपॉन 2 प्लस पाई इन cos पाई बाई 2 होता है 0, तो ये हो गया 0, फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब माइनस पाई बाई 2 स्लोप आया है, माइनस पाई बाई 2। इक्वेशन फाइंड कर सकते, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। y माइनस वाई वन पॉइंट है अपने पास 1 पाई बाई 2, तो y माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 x माइनस 1। ओके, सो 2y माइनस पाई अपॉन 2, जो अपॉन 2 आएगा वो राइट हैंड साइड के अपॉन 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये ऐसा बनेगा। तो फाइनली ये पाई x प्लस 2y माइनस पाई माइनस 1 इक्वल टू 0 ऐसे। सर पाई बाई 2 है -1/2। ये समझ क्या बोल रहे हो? सर इसलिए पाई बाई 2 है या -1/2। क्या 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 समझे, क्या बोल रहे हो? माइनस पाई, हाँ ये माइनस पाई होता है। ओके, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ से माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, तो माइनस का 2 हो जाएगा, यस ये रहेगा। ठीक है श्रेया, हाँ सर। एक मिनट। हाँ, ओके श्रेया, इसको है ना इस टाइप की क्वेश्चन को जो पैरामीट्रिक फॉर्म में होता है ना, उनको अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे dy बाई dx फाइंड करना रहता है ना, तो डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करना बेटर रहता है। मतलब अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन की ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो डायरेक्टली ऐसे करना ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि जैसे ही dy बाई dx किया ना, तो पहले वो पॉइंट पुट करेंगे, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे अगर मैं इसको ऐसे करूंगा डायरेक्टली ना, तो ये बनेगा 2, इधर u इंटू वी लग रहा है, u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v विच इज dy बाई dx प्लस y एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस पाई cos y इंटू dy बाई dx, राइट हैंड साइड में 0। ठीक है, अब x की जगह 1, y की जगह पाई बाई 2 इधर ही पुट कर दो, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। सो 2 dy बाई dx प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई इंटू cos पाई बाई 2 होता है 0, तो ये पूरा 0 इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब पहले dy बाई dx फाइंड करते हैं और उसके dy बाई dx को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और राइट हैंड साइड में पूरा वो लेके जाते हैं, उसके बाद पुट करते हैं, तो बेटर है यहाँ पे जैसे ही y की जगह पाई बाई 2 पुट किया ना, तो ये पूरा 0 हो, अच्छे से सिंप्लीफाई हो गया। 2 0 में चला जाएगा, dy बाई dx क्या है माइनस पाई बाई 2, तो ऐसे भी कर सकते हो।
ये भी है, अच्छा मेथड है, एक स्टेप ज्यादा हो सकता है इसमें, लेकिन मिस्टेक होने के कम चांस है। कब करना है, जब हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे dy बाई dx फाइंड करना है, तब, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज वही पार्शियल डिफरेंशियल से करना। ओके श्रेया, समझा ना तुम्हें? हाँ सर। ठीक है श्रेया, फोर्थ फिफ्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ में से कौन सा बताना है? कोई एक, सर या फिर सेवेंथ। सेवन्थ। ओके, x इक्वल टू अंडर रूट टी एंड y इक्वल टू टी माइनस वन अपॉन अंडर रूट टी। हमें t इक्वल टू 4 पे dy बाई dx फाइंड करना है, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव वही है, dy बाई dx पॉइंट तो मिल जाएगा, सही ना? जैसे सिक्स एंड सेवन्थ एक जैसे क्वेश्चन, पैरामेट्रिक फॉर्म में दोनों, तो जब 7 समझ आएगा तो आपको 6 टी समझ आ जाएगा, 6 कर सकते। अब श्रेय t इक्वल टू 4 पे dy बाई dx फाइंड करना है, तो एग्जैक्ट पॉइंट कौन सा है? देखो ये क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो, मैं पूरा सोल्व करता हूँ, बाद में एक्सप्लेन करूँ। ओके, पहले हम dy बाई dx फाइंड करते हैं, तो पहले dy बाई dx फाइंड करने से पहले हमें dx बाई dt एंड dy बाई dt फाइंड करना होगा। तो dx बाई dt इज इक्वल टू रूट टी का होता है 1 अपॉन 2 रूट टी, ठीक है, एंड dy बाई dt इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन रूट टी का क्या होगा, 1 अपॉन रूट टी का होगा माइनस n, यानी कि ये बनेगा प्लस 1 अपॉन 2, और माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू n प्लस 1, यानी कि t रेज टू 3 बाई 2। ओके, ये समझ। अब सर जब dy बाई dx फाइंड करेंगे हम, तो वो क्या होता है, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, ये सेम इधर पुट करेंगे, मतलब dx बाई dt डिनोमिनेटर में आएगा, dy बाई dt न्यूमरेटर में आएगा, और फिर t की जगह हमें 4 पुट करना है। तो ये पूरा इधर लिखने से बेटर है मैं इधर ही dy बाई dt एट t इक्वल टू 4 फाइंड कर लेता हूँ, और जो वैल्यू आएगी उसको इधर लिखेंगे। t इक्वल टू 4 इधर पुट किया तो 1 अपॉन 2 इंटू 2 यानी कि 1 अपॉन 4, और इधर dy बाई dt एट t इक्वल टू 4, ये 4 पुट किया तो 4 का रूट 2, 2 क्यूब इज 8, यानी कि 1 अपॉन 16, 1 प्लस 1 अपॉन 16 इज 17 अपॉन 16। ओके, न्यूमरेटर में आ रहा है 17 अपॉन 16, डिनोमिनेटर में आ रहा है 1 अपॉन 4। तो जब सोल्व करेंगे इसको तो ये बनेगा, इधर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 17 अपॉन 4। श्रेय ये समझा गया तो? हाँ सर। अच्छा श्रेय, स्लोप मिला अभी, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आया, पॉइंट कैसे मिलेगा? ये t का वैल्यू इधर पुट करो, क्योंकि x इक्वल टू अंडर रूट टी है, t इक्वल टू 4 पे x का वैल्यू कितना, 2, x इक्वल टू मिला है तो y इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन अंडर रूट टी है, जब t का वैल्यू 4 पुट करोगे तो ये आएगा 4 माइनस 1 अपॉन 2, यानी कि 3 बाई 2। नहीं नहीं नहीं, 4 माइनस 1 बाई 2, 7 बाई 2, y इक्वल टू 7 बाई 2। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग था बाकी क्वेश्चन से, क्योंकि बाकी क्वेश्चन में हमें वो पॉइंट डायरेक्टली एक्स वाई के फॉर्म में गिवन थे कि किस पॉइंट पे आप स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर रहे हो, और डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करके वो पॉइंट पुट करते तो dy बाई dx हो जाता, लेकिन ये पैरामीट्रिक फॉर्म में तो जिस पॉइंट पे हमें टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना वो भी पैरामीटर के फॉर्म में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर ही तो चेंज हो रहे हैं, तभी तो एक्स वाई चेंज हो रहा है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में ही रहेगा। वो पैरामीटर पुट करके एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, तब पता चलेगा एग्जैक्ट किस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना। और dy बाई dx में भी ऐसा ही रहेगा, t के फॉर्म में ही आएगा वो। ठीक है, आगे इक्वेशन तो फाइंड कर सकते हो, आपके पास x1 y1 है, dy बाई dx। ठीक है श्रेया, समझाना बराबर? हाँ सर। ओके, सेकंड क्वेश्चन। Find the point on this curve y equal to under root x minus 3 where the tangent is perpendicular to this line. वाओ, क्वेश्चन क्या है, एक इस तरह का कर्व है, कैसा कर्व बना है, ऐसा कुछ भी रैंडम कर्व,
और एक लाइन है, ओके, कर्व का इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस, और एक लाइन के बारे में बात हो रही है, मान लेते हैं ये इस तरह की लाइन है, इसका इक्वेशन भी क्वेश्चन में गिवन 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व पे हमें वो पॉइंट फाइंड करना है वेयर द टेंजेंट, वो पॉइंट फाइंड करना है जहां की टेंजेंट परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर होने चाहिए अपनी टेंजेंट। ओके, कर्व पे वो पॉइंट फाइंड करना है जहां की टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है। मेरे हिसाब से टेंजेंट ऐसी कैसी बनेगी, ये परपेंडिकुलर नहीं दिख रही, मान लो परपेंडिकुलर है थोड़ी देर के लिए, ये परपेंडिकुलर मतलब हमें ये वाले पॉइंट फाइंड, ये पॉइंट, ठीक है श्रेया क्वेश्चन। श्रेया आवाज नहीं आ रही है? सर अभी आ रही है। अरे अनम्यूट म्यूट, ओके वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत कुछ बताया इधर है। देखो क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व, ये एक इस तरह का कर्व है, कर्व का इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है, बट द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, लाइन का इक्वेशन भी क्वेश्चन में गिवन है, मतलब एक कर्व का इक्वेशन गिवन है, एक लाइन का इक्वेशन गिवन है। मान लेते हैं ये इस तरह की लाइन है जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनती है, इस तरह की लाइन, और ये इस तरह का कर्व है, कुछ भी रैंडम कर्व बनाए, हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जहां की टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है, मतलब इस कर्व पे वो पॉइंट जिस पे टेंजेंट बनाएंगे ना, तो वो टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, देखो ऐसे बहुत सारे टेंजेंट बनेगी, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट बनेगी इस कर्व पे, जैसे यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे तो इस तरह की बनेगी, यहाँ पे बनाएंगे तो इस तरह की बनेगी, यहाँ पे बनाएंगे तो इस तरह की बनेगी, लेकिन एटलीस्ट एक तो ऐसी टेंजेंट बनेगी ना जहाँ पे जहाँ ऐसी एक तो टेंजेंट बनेगी जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, मतलब हमेशा जरूरी नहीं कि श्योरली होगा ही होगा ऐसा, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि है ऐसा पॉइंट फाइंड करना, मतलब है ये वाला पॉइंट हमें फाइंड करना है जहाँ की टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर। ओके, श्रेय कैसे करेंगे, कुछ आइडिया? सर स्लोप फाइंड करके उसे इक्वेट करेंगे, इससे, परपेंडिकुलर तो -1/m उस लाइन। हाँ यस, देखो इस लाइन का स्लोप कितना, माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट, यानी कि -2। अच्छा, इस लाइन का स्लोप -2 है और ये टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर, इसका मतलब टेंजेंट का स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट शुड बी इक्वल टू 2, नहीं 1/2। ओके, 1/2 होना चाहिए, और स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy/dx। भाई ये इस टेंजेंट, सिर्फ इस टेंजेंट का स्लोप थोड़ी ना 1/2, ये तो इसके जो भी परपेंडिकुलर लाइन है, जो भी परपेंडिकुलर लाइन है सबका स्लोप 1/2 होगा। अभी इस पर्टिकुलर इस टेंजेंट का स्लोप 1/2 करने के लिए क्या करेंगे, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3 को डिफरेंशिएट करके जो इसका dy/dx आएगा वो 1/2 के इक्वल करेगा, कि इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट बन गया उसका स्लोप 1/2 होना चाहिए। सो y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 dy/dx कितना, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, लेकिन x की जगह है x-3, x-3 का डिफरेंशिएशन 1, लिखने की जरूरत नहीं, ये है dy/dx यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्लोप ऑफ टेंजेंट 1/2 है, 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दोनों साइड रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3, स्क्वायर करेंगे तो 1 इक्वल टू एक्स माइनस 3, फाइनली x इक्वल टू 4 मिल रहा है। तो x इक्वल टू 4 कर्व की इक्वेशन में डालेंगे तो y इक्वल टू 1 मिलेगा, यानी कि जो हमें पॉइंट जो हम ढूंढ रहे ना पॉइंट, वो 4,1। ठीक है श्रेया, इजी था क्वेश्चन, समझ आया? हाँ सर।
थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इस कर्व पे वो पॉइंट फाइंड करना वेयर द टेंजेंट आर पैरेलल टू 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, क्या हो रहा है इधर? ये इस तरह का एक कर्व है जिसका इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, अब हमें वो पॉइंट फाइंड करना है इस कर्व पे जहां की टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है। मान लो ये वो लाइन है जिसका इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो वो कौन से पॉइंट होंगे जहाँ की टेंजेंट इसके पैरेलल होगी? ये पैरेलल टेंजेंट, तो पॉइंट ये वाला होंगे, ये पॉइंट हमें फाइंड करना है। अच्छा, दोनों लाइन पैरेलल है, इसका मतलब जो इसका स्लोप है ना वही टेंजेंट का स्लोप। इसका स्लोप कितना? माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट यानी कि 3, तो इसका स्लोप होगा 3, स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन ये स्लोप ऑफ मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इस लाइन के अकॉर्डिंग 3 है, तो और बहुत सारी लाइन का भी है ना, मतलब सिर्फ एक ही पैरेलल लाइन नहीं है, ऐसे इनफिनिट नंबर ऑफ लाइंस है। तो एग्जैक्ट यही टेंजेंट को अगर स्लोप टेंजेंट का स्लोप 3 के इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? dy बाई dx। ओके, y ये गिवन है तो dy बाई dx कितना? 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। अच्छा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो dy बाई dx है स्लोप ऑफ टेंजेंट वो 3, so 3 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, तो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, कहीं रॉन्ग हो रहा है मुझे ऐसे लग रहा है। नहीं, ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3x यहाँ से कॉमन लिया तो x माइनस 2, और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि ये बन रहा है 3x प्लस 2 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू माइनस 2 बाई 3 एंड x इक्वल टू 2। दो पॉइंट ऐसे मिले। जब x इक्वल टू माइनस 2 बाई 3 तो y इक्वल टू कितना? माइनस 2 बाई 3 यानी कि माइनस 8 बाई 27 माइनस 2 इंटू 4 बाई 9 माइनस 2 बाई 3। अच्छा, डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए इसको 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये आ रहा है 20। अच्छा, ये प्लस का हो जाएगा ना, माइनस 2 बाई 3, तो ये प्लस का हो गया, बीच वाला माइनस का ही रहेगा, फर्स्ट वाला भी माइनस का ही रहेगा। ओके, ठीक है, ये बन रहा प्लस 18, ये कितना हो रहा है? ये हो रहा प्लस का 18, इधर हो रहा है माइनस का 24 और माइनस का 8 माइनस 32, माइनस 32 प्लस 18 माइनस 32 प्लस 18 14 माइनस का 14 अपॉन 27। ठीक है, यानी कि जो पॉइंट मिल रहा है वो है माइनस 2 बाई 3 माइनस 14 बाई 27, एक ये पॉइंट मिला। और जब x इक्वल टू 2 है उस केस में y इक्वल टू आएगा 8 माइनस 2, मतलब माइनस 2, यानी कि जो सेकंड पॉइंट मिल रहा है वो है 2 माइनस। ये दो पॉइंट, दो आंसर है। ओके श्रेया, समझा ना तुम्हें? हाँ सर। श्रेया, इसमें दो पॉइंट क्यों मिले? अब इमेजिन कर पा रहे हो किस तरह का डायग्राम है, कैसा क्वेश्चन है ऐसा? सर क्यूबिक इक्वेशन है। हाँ, क्यूबिक इक्वेशन, मतलब कर्व इस तरह का हो सकता है जिसमें एक यहाँ पे टेंजेंट बन रही है और दूसरी यहाँ पे टेंजेंट बन रही है जो इसके पैरेलल होगी। मतलब जरूर ये तो मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल बना दी, लेकिन जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। अगर यहाँ पे बनाओगे तो एक यहाँ पे बनेगी, एक यहाँ पे बनेगी, इस तरह से ये लाइन के पैरेलल दो टेंजेंट बनेंगे। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा श्रेया, ये मैं नहीं करवा रहा हूँ, ये आप खुद को करना, पर अभी बता सकते हो कि कैसे करोगे? मतलब
टेंजेंट जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसका इक्वेशन फाइंड करना है, क्या करोगे? सर स्लोप 0 है तो dy by dx इक्वल टू 0। ओके, dy by dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, और कोई तरीका? छाट की सर ये सर्कल है, हाँ सर्कल है, मतलब एमसीक्यू सर्कल का क्लैरिफिकेशन के लिए डायरेक्टली आप सर्कल का ये सर्कल ड्रॉ करो, आपको पता चल जाएगा रेडियस क्या है और सेंटर क्या है। और एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब अगर सेंटर पता चल गया, रेडियस पता चल गई, तो डायरेक्टली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इक्वेशन क्या होगी टेंजेंट की। क्योंकि अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ से क्लियरली दिखा सर्कल है, इसका मतलब दो इक्वेशन आएगी। तो y इक्वल टू y इक्वल टू समथिंग एक इक्वेशन, दूसरा y इक्वल टू समथिंग ये दूसरा इक्वेशन, और ये y इक्वल टू समथिंग में क्या डालना है, वो सर्किल का सेंटर और रेडियस मिलने में पता चल जाएगा। सही ना श्रेय? हाँ ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू दिस कर्व व्हिच आर पैरेलल टू दिस लाइन। श्रेय ये हो जाएगा क्या, बताओ ना? अमोद, सार्थकी, फिफ्थ क्वेश्चन कर सकते हो क्या? हाँ सर। सार्थकी? हाँ सर। ट्राई करना एटलीस्ट एक बार, नहीं होगा तो बताना मुझे, हम डिस्कस करेंगे। Okay, sixth question. If the line y equal to 4x minus 5 touches the curve at this point 2, 3, then find a and b. Okay, ये मैं करवा देता हूँ। y इक्वल टू 4x माइनस 5, ये इस तरह की एक लाइन, y स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी, इस कर्व को टच कर रहे हैं किस पॉइंट पे, 2, 3। तो a एंड b का वैल्यू फाइंड करना। सर एक मतलब लॉजिकली एक थॉट लो ना इसके बारे में कि ये क्वेश्चन करेक्ट है कि नहीं, क्या एक्चुअल में हम a एंड b का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। मतलब ऐसे एक फील हो रहा है ना कि क्वेश्चन है क्या, कि ये एक कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी, ओके, और ये लाइन है वाई इक्वल टू 4x माइनस 5, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि ये कर्व कोऑर्डिनेट सिस्टम में फिक्स नहीं, क्योंकि ये ए एंड बी पे डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे ए एंड बी चेंज होगा तो ये कर्व ऊपर नीचे होता रहेगा, या लेफ्ट साइड राइट साइड, या कैसे भी करके चेंज होगा, लेकिन ये लाइन फिक्स है, लाइन फिक्स है। अच्छा लाइन फिक्स है लेकिन कर्व फिक्स नहीं, लेकिन हमें ये बता दिया है कि ये कर्व 2,3 पे टच कर रहा है, मतलब ये लाइन है ना, इस कर्व को 2,3 पे टच करेगी, या फिर ये कर्व लाइन को 2,3 पे टच कर रहा है, इसका मतलब ये कर्व भी एक जगह फिक्स होना चाहिए, यानी कि ए एंड बी फिक्स वैल्यू है, ए एंड बी का वैल्यू फाइंड कर सकते। ओके, तो क्या करेंगे, कर्व इसको टच कर रहा है, देखो जब भी ऐसा आता है ना कि कर्व लाइन को टच कर रहा है, या फिर ऐसे क्वेश्चन में टेंजेंट लिखा हुआ है या नॉर्मल लिखा हुआ है, डेफिनेटली वहां पे पहला तो डीवाई बाई डीएक्स का आना चाहिए कि डीवाई बाई डीएक्स से कर सकते हैं, क्योंकि ये कर्व लाइन को टच कर रहा है, इसका मतलब ये लाइन इस कर्व की टेंजेंट है। अच्छा लाइन का स्लोप कितना, लाइन का स्लोप होगा माइनस एक्स का कोफिशिएंट, नहीं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में ना, तो डायरेक्टली 4 बोल सकता हूँ मैं, ये लाइन का स्लोप है, अगर ये लाइन इसकी टेंजेंट है तो dy बाई dx भी 4 होना चाहिए 2,3 पे, सिंपल, खत्म क्वेश्चन। dy by dx at x इक्वल टू 2, या x इक्वल टू 2 नहीं बोले तो 2,3, ओके, क्योंकि y भी आएगा इसमें x भी आएगा, दोनों आएंगे, सिर्फ x पे नहीं बोल रहे, 2,3 पे dy by dx at 2,3 should be equal to 4, ये कॉन्सेप्ट है। पहले dy by dx फाइंड करते हैं, यहाँ से ये आएगा 2y dy by dx, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, 3a x स्क्वायर और b का हो गया 0, ओके,
सो dy by dx इक्वल टू 3a x स्क्वायर अपॉन 2y। सो dy by dx एट 2,3 कितना, x की जगह 2 y की जगह 3, तो ये होगा 3a, x की जगह 2 पुट किया तो 4 अपॉन y की जगह 3 पुट किया तो डिनोमिनेटर में 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, तो ये आ रहा है 2a, राइट ना। तो इधर 2a पुट किया, 2a इक्वल टू 4 मतलब a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2, ठीक है। और ये 2,3 के लिए हम इसको सोल्व कर रहे हैं ना, ये जो पॉइंट है ना 2,3 ये कर्व के ऊपर है, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट ना। 2,3 कर्व के ऊपर है तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 2,3 इज ऑन द कर्व, so 3 स्क्वायर इक्वल टू a 2 क्यूब प्लस b, यानी कि 9 इक्वल टू 8a प्लस b। अब a इक्वल टू 2 है तो b कितना, 9 इक्वल टू 16 प्लस b, मतलब b इक्वल टू -7। a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -7 अपना आंसर। ओके श्रेया, कोई डाउट है क्या? नो सर। क्वेश्चन नंबर 7 है, पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व विथ एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फर्स्ट एज x कोऑर्डिनेट। ओके, ये थोड़ा अलग है पर एक ही बार में समझ में आ जाएगा, इतना भी कुछ खास नहीं। क्या हो रहा है, पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, ओके। 6y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसके अलोंग एक पार्टिकल मूव कर रहा है, यानी कि कर्व बन रहा है कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिंपल सी बात। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व इट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग x टाइम्स एज फर्स्ट एज x कोऑर्डिनेट। अच्छा, जब एज फर्स्ट एज आता है ना, इसका मतलब t के रिस्पेक्ट, तो y कोऑर्डिनेट t के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, यानी कि dy by dt, ओके। चेंजिंग 8 टाइम्स एज फर्स्ट एज x कोऑर्डिनेट, यानी कि 8 टाइम्स dx ओवर dt, ये क्वेश्चन में डेटा गिवन है और कर्व ये है, ठीक है। हमें वो पॉइंट फाइंड करना है कि ऐसा किस पॉइंट पे हो रहा है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करो, t के रेस्पेक्ट में, 6 dy by dt इज इक्वल टू 2x dx by dt, कांस्टेंट का तो हो गया 0। अच्छा, ये हो गया 3 dy by dt इज इक्वल टू x इंटू dx by dt, किसी एक को रिप्लेस कर दो, dx by dt की जगह यहाँ से वैल्यू उठा के इसमें डाल दो 8 टाइम्स dx by dt, तो 3 ऑलरेडी है, 8 टाइम्स dx by dt इज इक्वल टू x इंटू dx by dt, dx by dt से dx by dt कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से x इक्वल टू 24 मिल रहा है। x इक्वल टू 24 कर्व के ऊपर है तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब 6y इक्वल टू 24 इंटू 24 कितना होता है, 24 इंटू 24 576, तो डायरेक्टली लिखते हैं इसको 576 प्लस 2 578, y इक्वल टू 578 अपॉन 6, मतलब y इक्वल टू 9। डेसिमल में आ रहा है क्या हुआ, x का वैल्यू यहाँ पे पुट किया 24 इंटू 24, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फर्स्ट एज x कोऑर्डिनेट, यस ये रिलेशन करेक्ट है। 6y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, यस 6y का हो गया dy by dt इक्वल टू 2 टाइम्स x इंटू dx by dt, 2 का 0, ये 3 टाइम्स dy by dt इक्वल टू x dx by dt, dy by dt is 8 टाइम्स dy by dt कैंसिल आउट हो गया, x इक्वल टू 24, यस यहाँ तक करेक्ट है। x का वैल्यू यहाँ पे पुट किया तो 576 प्लस 2 578, 578 अपॉन 6, 9 इंटू 6 54, 3 बच रहा है 38 हो रहा है,
हो सकता, पॉसिबल है कि फ्रैक्शन में आंसर है, मतलब मुझे लगे शायद फ्रैक्शन में आंसर नहीं हो सकता, पॉसिबल है, हो सकता, मिस्टेक कहीं पे भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, 2 8 9 अपॉन 3, तो पॉइंट मिल रहा है 24,289 अपॉन 3। ओके श्रेया, ठीक है क्या? हाँ सर। ठीक है, एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ कि करेक्ट है कि नहीं। टू पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर 7 रॉन्ग है। 2.1 क्वेश्चन नंबर 7 रॉन्ग है और दो आंसर आ रहे हैं पीछे, 411 -4 -31/3। एक्स की दो वैल्यू आ रही है, कैसा कैसे? 6y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। Find the point on the curve at which y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate। मतलब t के रिस्पेक्ट में तो करेंगे ना इसको। y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate, मतलब dy by dt equal to 8 times dx by dt। Yes। ओके, क्या हो रहा है? 6y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, ये हमने डिफरेंशिएशन किया t के रिस्पेक्ट में और उसके बाद ये कंडीशन लगा दी, जैसे कंडीशन लगाएंगे आंसर आ जाएगा। ओके, वापस करेंगे क्वेश्चन। y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate। अच्छा, तो इसका मतलब ये है क्या, dy by dx इक्वल टू 8, मतलब y में जो चेंजेस है x के रेस्पेक्ट में 8 टाइम्स है, यानी कि dy by dx इक्वल टू 8। बात तो वही हुई ना, dy by dt इक्वल टू 8 टाइम्स dx by dt, ऐसे भी बोल सकते हैं। मुझे लग रहा है श्रेया क्वेश्चन रॉन्ग है, पॉसिबल है ऐसा, क्योंकि पता है क्या है, पीछे आंसर है 4,3 -4 -13/2। एक मिनट देख लेता हूँ वापस, क्या एग्जैक्ट आंसर क्या है, 4,11। ओके, 4,11 और दूसरा -4 -31/3। देखो यहाँ पे एक जगह 4 है, दूसरी जगह -4 है, क्योंकि हम क्वेश्चन को अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं इक्वेशन को, तो 4 या -4 कुछ भी हो, y कोऑर्डिनेट तो सेम ही आने वाला है, फर्क ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट अलग अलग है,
अच्छा ये एक पॉइंट रख के चेक कर लेते हैं ना, पता चल जाएगा। 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, डेफिनेटली आंसर तो रॉन्ग है क्योंकि 4 एंड -4 दोनों पे y तो सेम आना चाहिए था। तो y कितना 11 है ना, तो ये हुआ 66। राइट हैंड साइड में अगर 4 पुट करेंगे तो 16 प्लस 2 कितना 18। यस श्रेया दिख रहा है, या तो आंसर होंगे या फिर क्वेश्चन होंगे। ओके श्रेया इसको होल्ड रखते हैं फिर। श्रेया समझा ना तुम्हें? हाँ सर। हाँ क्योंकि x एक 4 है दूसरा -4 है तो y सेम आना चाहिए, सेम नहीं आ रहा। ठीक है, अगर अपना ये क्वेश्चन है कि भाई क्वेश्चन करेक्ट है तो हमने जो किया था ना वो सही आंसर 24 कोमा कुछ आया था y कोऑर्डिनेट, वही आंसर है इसका। ओके ठीक है, 8 क्वेश्चन करते हैं। अभी ये रेट मेजर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। सर हाँ सर हमारा x इज इक्वल टू 24 आया था ना, तो हाँ -24 भी ले सकते हैं। क्यों मतलब -24 पे ले सकते? उस एक्सप्रेशन में x स्क्वायर है। नहीं तो उससे क्या, -24 ले सकते तो उससे y सेम आएगा, लेकिन जो क्वेश्चन में कंडीशंस गिवन है वो सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी उससे थोड़ी ना कुछ बोल सकते कि भाई सपोज x इक्वल टू हमने -24 लिया, तो x इक्वल टू -24 पे y कोऑर्डिनेट x के रिस्पेक्ट में 8 टाइम्स चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो कैसे मिला? वो तो मिला नहीं ना, हमें तो x इक्वल टू सिर्फ 24 ही मिला, हमें सिर्फ y को ही सेम थोड़ी ना करना। वो तो जस्ट एक ऑब्जर्वेशन थी कि भाई अगर ये आंसर करेक्ट है तो फिर y अलग अलग क्यों आ रहा है, पर ऐसा नहीं है ना कि हमें y को सेम करना। श्रेय समझा ना तुम्हें? हाँ सर समझ। ओके अभी यहाँ से ये रेट मेजर की क्वेश्चन स्टार्ट होगी, 8 से लेके जितने भी बचे हो वो सारे टेंजेंट एंड नॉर्मल के खत्म। सिंपल था टेंजेंट एंड नॉर्मल का कॉन्सेप्ट, सबको पता है। dy बाई dx ही वो चेंज था, बाकी तो सब स्ट्रेट लाइन का पार्ट है। ओके 8 क्वेश्चन क्या है, स्पेरिकल सोप बबल। ओके स्पेरिकल है, वैसे सोप बबल स्पेरिकल नहीं होते जनरल, लेकिन मानना है स्पेरिकल है। इज एक्सपेंडिंग सो दैट इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि स्पेरिकल जो शॉप बबल है उसकी रेडियस कॉन्स्टेंटली 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो रही है। कॉन्स्टेंटली मतलब ये रेट फिक्स है, जो 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड है ना ये रेट फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा है। हाँ रेडियस तो चेंज हो ही रही है ऑब्वियसली, इंक्रीज हो रही है मतलब चेंज हो रही है। ओके अच्छा एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। सही हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि अगर ये इस तरह का एक स्फीयर है जिसकी रेडियस किसी फिक्स रेट से चेंज हो रही है, मतलब स्टार्टिंग के 1 सेकंड में सपोज 2 थी, फिर अगले सेकंड में अगर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से अगर चेंज हो रही है, तो स्टार्टिंग में सपोज 10 सेंटीमीटर थी, मतलब स्टार्टिंग में तो 10 नहीं रहेगा लेकिन जब 10 था तब से हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया सपोज, तो आर इक्वल टू स्टार्टिंग में 10 थी, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से रेडियस इंक्रीज हो रही है तो नेक्स्ट सेकंड में वो 11 सेंटीमीटर हो गई, फिर नेक्स्ट सेकंड में 12 13 14 इस तरह से। तो ये रेडियस में जो चेंज है वो तो फिक्स है, लेकिन रेडियस में चेंज फिक्स है लेकिन रेडियस तो इंक्रीज हो रही है ना, जब रेडियस इंक्रीज हो रही है तो सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सरफेस एरिया इस फिक्स रेट से इंक्रीज नहीं हो रहा बिकॉज इनमें लीनियर रिलेशन कि रेडियस अगर आर है तो सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, वॉल्यूम में भी नहीं रहेगा क्योंकि वॉल्यूम 4.3 पाई आर क्यूब होता है। तो अगर आर किसी फिक्स रेट से चेंज हो रहा है तो आर स्क्वायर फिक्स रेट से चेंज नहीं होगा, समझ रहे हो? जैसे आर है 1 2 3 4 ऐसे चेंज हो रहा है तो आर होगा 1 4 9 16, मतलब कि हमें सरफेस एरिया किसी हम एक फिक्स पॉइंट पे फाइंड कर सकते हैं कि भाई रेट फिक्स रेट ये रेडियस फिक्स रेट से इंक्रीज हो रहा है तो सरफेस एरिया किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में हमें दिया r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पे हमें सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है वो फाइंड करना है। सर ये क्वेश्चन समझा ना तुम्हें अच्छे से? हाँ सर। तो डेटा लिखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। पहली बात तो ये है कि ये एक स्फीयर है इस तरह का,
मान लेते तो उसका रेडियस r है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग dr/dt, देखो यूनिट देख के भी आप पता कर सकते हो कि किसके रेस्पेक्ट में रेडियस चेंज हो रही है, या फिर सिंपली जब रेट ऑफ चेंज दिया है ना तो बाय डिफॉल्ट वो t के रेस्पेक्ट में होता है। dr/dt इज इक्वल टू 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये क्वेश्चन में डेटा गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, मतलब हमें फाइंड करना है ds/dt। ठीक है, ये फाइंड करना है। ओके, तो पहले देखो सरफेस एरिया है क्या, क्या होता है सरफेस एरिया, 4πr²। हमें क्या फाइंड करना है, ds/dt। क्या लग रहा है, इसे s का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना चाहिए, तो कर दो। राइट हैंड साइड में 4π है जब r² का हो जाएगा 2r, और साथ में dr/dt भी, तो t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, r के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे r वेरिएबल है, ध्यान रखिए। r क्यों वेरिएबल है, क्योंकि हर मोमेंट पे r चेंज हो रहा है ना 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसलिए इसको t कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये बन रहा है 8πr dr/dt। क्या है ये, ds/dt, राइट ना, ds/dt इज इक्वल टू 8πr dr/dt। फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अच्छा देखो r तो हमें गिवन है कि किस r पे हमें ds/dt फाइंड करना है, यस 5 सेंटीमीटर पे, लेकिन dr/dt नहीं पता। अच्छा dr/dt भी तो पता है ना, क्वेश्चन में गिवन है। ओके ओके, स्टार्टिंग में सिंपल क्वेश्चन आया, so ds/dt at r equal to 5 and dr/dt equal to 0.02। तो ये तो सबके लिए है, चाहे r equal to 5 लो, r equal to 6 लो, r equal to 4 लो, dr/dt तो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो 8π into 5 into 0.02, सिंप्लीफाई करो, जो भी आंसर आएगा अपना फाइनल आंसर है। कितना आ रहा है, 0.1, 0.85, 0.85 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके श्रेया, समझा ना तुम्हें कुछ, हाँ सर। आई मीन सॉल्यूशन। अच्छा श्रेया, लॉजिक क्या है क्वेश्चन को सोल्व करने का, मतलब ठीक है ये समझा होगा, लेकिन लॉजिक समझना अपने को। क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है वो लिखो कि कौन सा पैरामीटर एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, वो लिखा हमने सामने, इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली डेटा होना ही चाहिए, तभी हम आगे के पैरामीटर के चेंज के बारे में बात कर सकते हैं। जब एक पैरामीटर चेंज हो रहा है तो बाकी पैरामीटर भी चेंज होते हैं, मतलब रेडियस चेंज हो रहा है तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम भी चेंज होता है। ठीक है, तो ये हमें साइड में लिख के रखना। फिर देखना है कि हमें फाइंड क्या करना है, हमें ds/dt फाइंड करना है। अच्छा ds/dt किसका, स्फीयर का, तो स्फीयर का सरफेस एरिया ये होता है, तो ds/dt ये हुआ, जो कि dr/dt एंड r पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्वियसली करेगा ही करेगा। अच्छा r तो हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि भाई किस r पे। अच्छा यहाँ तक करोगे ना, तो उसके बाद वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, जो हम क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे, और फाइनल मतलब पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद आपको बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन में किस तरह का लॉजिक हम अप्लाई कर रहे थे, और आने वाले टाइम में जो क्वेश्चन मिलेंगे उसमें किस तरह से सोच सकते। यहाँ तक तो ये सब करना है कि हमें फाइंड क्या करना है, उसका फॉर्मूला लिखो और डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज करना मतलब डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, ओके, एक दो क्वेश्चन और करें, थोड़ा और लॉजिक मिलेगा। यस, 9th क्वेश्चन। सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अच्छा, इस बार सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, एरिया को ए से डिनोट करता हूँ, सरफेस एरिया dA/dt इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ओके, जब सरफेस एरिया कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है तो रेडियस कांस्टेंट रेट से इंक्रीज नहीं होगी, वो हर मोमेंट पे उसका रेट ऑफ चेंज है ना वो अलग अलग रहेगा। dA/dt 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है, चाहे आप कहीं कभी भी किसी भी टाइम पे मेजर करो। ठीक है, ये क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया आपने। एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ बैलून इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस ऑफ बैलून इज 6 सेंटीमीटर, मतलब हमें dV/dt फाइंड करना है एट r इक्वल टू 6 पे। तो इसमें वॉल्यूम भी आ गया, रेडियस भी आ गई है, और सरफेस एरिया भी आ गया, दो स्टेप ज्यादा होंगे।
हमें फाइंड करना है dv ओवर dt। ओके 8 r इक्वल टू 6। अच्छा dv ओवर dt मैंने क्या बताया था, ये सब करने के लिए क्या करेंगे, पहले v लिखो कि हमें dv ओवर dt फाइंड करना है। तो v इक्वल टू कितना, 4/3 पाई r क्यूब। ओके सो dv ओवर dt कितना, 4/3 पाई कांस्टेंट, r क्यूब का हो गया 3r स्क्वायर एंड dr अपॉन dt। 3 से 3 कैंसिल हो गया, सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr बाई dt। ये आया dy बाई dt। dy बाई dt हमें फाइंड करना था r इक्वल टू 6 पे, तो इस r की जगह से रहा, इस r की जगह जो r स्क्वायर है ना, यहाँ पे तो हम 6 पुट कर देंगे, लेकिन dr अपॉन dt की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अगर थोड़ा लॉजिकली सोचें कि भाई अगर सरफेस एरिया कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है तो dr अपॉन dt किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम फाइंड कर सकते हैं। मतलब ये तो डेटा गिवन है ना, dr अपॉन dt 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी कि कहीं ना कहीं रिलेट करा कि dr अपॉन dt उससे आ जाएगा, पता है सरफेस एरिया इस रेट से इंक्रीज हो रहा है। ओके क्या करेंगे, सरफेस एरिया होता है क्या, 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, r स्क्वायर का हो गया 2r, और साथ में dr बाई dt बिकॉज t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में 2 एज इट इज, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो dr अपॉन dt यहाँ से क्या मिल रहा है, 1/4 पाई r। ऑब्वियसली मैंने बताया था dr अपॉन dt चेंज होगा, हर मोमेंट पे चेंज होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे r पे डिपेंड कर रहा है ये, क्योंकि फिक्स सिर्फ सरफेस एरिया है कि सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, ये फिक्स है। और अगर सोचे थोड़ा सा तो r तो चेंज होगा ही हर मोमेंट पे, वॉल्यूम भी चेंज होगा हर मोमेंट पे, क्योंकि लीनियर रिलेशन नहीं है ना दोनों, तो ये r पे डिपेंड कर रहा है, दिख भी रहा है आपको। मतलब हम पूरा टेक्निकली सीख रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करना नहीं, एक्चुअल में क्या हो रहा है वो भी डिस्कस कर रहे हैं। सो dr upon dt at r equal to 6, this is equal to 1/24 pi। okay so dv upon dt at r equal to 6 is equal to 4 pi 6 स्क्वायर, इधर पुट कर रहा हूँ 4 pi 6 स्क्वायर इंटू डी r बाई डी टी एट r इक्वल टू 6 इज 1/24 pi। ओके सो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 64 4 से 6 टाइम कैंसिल हुआ, न्यूमरेटर में 6 स्क्वायर डिनोमिनेटर में 6, मतलब ये आ रहा है 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। श्रेया समझा क्या तुम्हें ये अच्छे से? हाँ सर। कर सकते हो ना ऐसे क्वेश्चन, हाँ सर। स्टार्ट तक ही कोई डाउट है इसमें, नो सर। अधिराज अमोद? नहीं सर। ओके क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या क्वेश्चन है, इफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंक्रीजेस एट अ रेट ऑफ √2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया व्हेन इट्स साइड ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर। ओके श्रेया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल साइड इज ए क्या होता है, क्या शर्त थी, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड ए, √3/4 साइड स्क्वायर। हाँ √3/4 साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4 इंटू ए स्क्वायर। सही ना श्रेया? हाँ सर। ओके श्रेया पता है ना ये डेराइव करके चाहिए क्या, कैसे है? नहीं पता था। हाँ सर, मुझे भी नहीं पता। ओके देखो ये ए ए परपेंडिकुलर डाला क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसलिए जो परपेंडिकुलर आएगा ना वो इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, अभी ये प्रूव नहीं करेंगे इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड करेगा, लॉजिकली आप सोच सकते हो कि ये अगर तीनों साइड इक्वल है, सामने परपेंडिकुलर डाला तो ये इक्वल
पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये a/2 अब क्योंकि ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब 90 डिग्री है, तो ये हाइट आ जाएगा। कैसे फाइंड करोगे? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर का रूट कितना आ रहा है? 3 रूट के अंदर 3a² मतलब ये आ रहा है √3a/2 √3a/2 और एरिया होता है बेस इन 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2 बेस इसका है ट्राइंगल का a इंटू हाइट है √3a/2 नहीं 2 इंटू 2 4 √3a²। ओके ये ठीक है, √3/4 इंटू साइड। अच्छा, हर एक साइड ना इक्विलेटरल ट्रायंगल की सेम रेट से इंक्रीज हो रही है, बट हमें पता है सेम रेट से अगर रेट इंक्रीज ये साइड इंक्रीज हो रही है तो एरिया सेम रेट से इंक्रीज नहीं होगा। क्या हुआ धीराज, मैसेज डालो तुम। मेरे नहीं को सर, कुछ वो समझ अमोद पूछ रहा था कुछ। अच्छा ओके। क्या बोल रहा था? हाँ, ट्राइंगल की साइड सेम रेट से इंक्रीज हो रही है तो एरिया सेम रेट से इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि लीनियर रिलेशन नहीं, यहाँ पे स्क्वायर है। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया, यानी कि dA/dt फाइंड करना है। कहाँ पे, कब? जब लेंथ साइड का लेंथ 3 सेंटीमीटर है, यानी कि a = जब 3। ओके, अच्छा a हमारे सामने पड़ा है, a = √3/4a²। तो डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि हमें dA/dt फाइंड करना है ना, तो dA/dt = √3/4 a² का 2a dA/dt, बिकॉज t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dA/dt सामने रखना पड़ेगा। dA/dt क्वेश्चन में गिवन है, a गिवन है, तो d कैपिटल A/dt एट स्मॉल a = 3 इज इक्वल टू, ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो √3/2 इंटू a, ये मतलब 3 dA/dt क्वेश्चन में गिवन है विच इज √2, तो ये आ रहा है 3√3 अपॉन √2, मतलब ऐसा, या फिर 3/2 ऐसे भी लिख सकते हो, 3/2 √6 यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ओके श्रेया, समझाना तुम्हें ये? हाँ सर। ठीक है, ठीक है श्रेया, फिर आप क्या करोगे? 10 क्वेश्चन बता दिया मैंने, 11 12 13 14 15 16 17 नहीं 16, ये 6 क्वेश्चंस ट्राई करना है, बस सिर्फ ट्राई करना और कुछ नहीं। सर ओके, होमवर्क में कर। हाँ होमवर्क रहेगा ये 6 क्वेश्चन। ओके, और नेक्स्ट वीक नहीं, आज क्या हो गया? सैटरडे, हाँ नेक्स्ट वीक ही रखना पड़ेगा। संडे को कल रखने वाला था डिफरेंशिएशन का टेस्ट में, लेकिन वो अथर और सोम आएगा नहीं, उनका केवीपीआई का एग्जाम, तो नेक्स्ट वीक कभी तो किसी दिन रखते हैं, वेडनेसडे थर्सडे अराउंड, या फिर नेक्स्ट संडे भी रख सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट संडे तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, तो नेक्स्ट संडे को मैथ्स का टेस्ट नहीं रहेगा, डिफरेंशिएशन का रख सकते हैं। ठीक है, उनके आने के बाद डिस्कस करते हैं।